कभी सोचा है कि त्योहारों की भीड़ में सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है? जब हम खुश होते हैं या फिर जब हम सतर्क रहना भूल जाते हैं। होली के दिन रंग सिर्फ चेहरा नहीं छुपाते, पहचान भी छुपा देते हैं। और कभी कभी एक छोटे से रंग का दाग सिर्फ रंग नहीं होता, एक शुरुआत होती है कुछ बुरा होने की। वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं ऑन डिटेल्स। और आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर की उस होली से, जहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे हर साल होता है। होली की सुबह अक्सर आवाज़ों से नहीं, एहसासों से शुरू होती है। दूर कहीं से बाल्टी में पानी गिरने की आवाज़, हवा में घुलती हुई गुजिया की मीठी खुशबू और ज़ोर ज़ोर से गाने बजने की आवाज़ें। सुबह से ही धीरे धीरे सारी गलियां रंग और पानी से भरने लगी थी। गली की ज़मीन धीरे धीरे गीली हो रही थी। रंग और पानी मिलकर ज़मीन पर छोटे छोटे निशान बना रहे थे। भीगे हुए कदम, फिसलता रंग और पानी में घुलकर बनते हुए धुंधले से दाग। खिड़की से अंदर आती हुई ठंडी हवा अपने साथ गुलाल की खुशबू और बच्चों की हंसी की आवाज़ें ले जा रही थी। मोहल्ला अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, पर त्योहार की हल्की सी हलचल सुबह ही महसूस होने लगी थी। गली में नीचे खड़े रोहित के दोस्त रोहित को पिछले 5 मिनट से आवाज़ें दे रहे थे। रोहित, जल्दी आ, सब नीचे आ गए हैं, बस तू ही बचा है, तू भी जल्दी आ जा। रोहित उनकी आवाज़ सुनकर सीढ़ियाँ उतरकर जल्दी से नीचे चला गया और कुछ ही देर में वो उसी भीड़ का हिस्सा बन चुका था जहाँ किसी को भी उसकी शक्ल से पहचानना मुश्किल हो रहा था। किसी ने रोहित के बालों में गुलाल भर दिया, किसी ने पिचकारी चला दी और कोई जोर से हंसते हुए उसे रंगों वाले पानी में धकेल रहा था। गाने काफ़ी तेज़ बज रहे थे, कभी वो अचानक तेज़ हो जाते और कभी अचानक रुक जाते। रोहित बचपन से ही इसी कॉलोनी में रहता था और लगभग पिछले 20 सालों से इसी तरह खूब ज़ोर शोर से हर त्योहार अपने दोस्तों और घर वालों के साथ मनाता आ रहा था। इसलिए उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। वही लोग, वही रंग और वही आवाज़ें। रोहित और उसके दोस्त भी गलियों में घूमते हुए हर मिलने वाले को रंग लगा रहे थे, चाहे कोई जाना पहचाना हो या बिल्कुल अनजान। तभी भीड़ के बीच अचानक किसी ने अपने हाथ पर लगा हुआ गीला रंग रोहित के कान के पीछे से लेकर उसके गाल तक फेर दिया। रोहित पल भर को चौंका और फिर मुस्कुराते हुए मुड़कर देखने लगा कि किसने उसे रंग लगाया है। वो हाथों में रंग लेकर जैसे ही दूसरी तरफ रंग लगाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उधर कोई नहीं था। फिर किसी ने पानी से भरा गुब्बारा जोर से रोहित की पीठ पर फेंका और वो पल भी बाकी आवाज़ों में घुल गया। शाम तक रोहित उस बात को लगभग भूल चुका था। घर लौटते वक्त उसके कपड़े गीले थे, पैरों में थकान थी और कानों में अभी भी दूर बजते गाने की हल्की सी गूंज थी। त्योहार के बाद वाली एक अजीब सी खामोशी उसके साथ घर तक आ गई थी। घर पहुंचकर रोहित की माँ ने दरवाज़ा खोला और हंसते हुए कहा, पहचान में भी नहीं आ रहे हो, चलो सीधा बाथरूम जाओ। रोहित भी मुस्कुराकर सीधा नहाने गया। शीशे के सामने खड़े होकर जब उसने अपने चेहरे से रंग हटाना शुरू किया तब उसकी नज़र उसके कान के पीछे पड़ी तो एक हल्का सा नीले रंग का निशान उसके कान के पीछे चमक रहा था। उसने पानी डाला, साबुन लगाया, फिर थोड़ा ज़ोर से रगड़ा। वो नीला रंग गया तो नहीं, पर हल्का ज़रूर हो गया था। रोहित ने सोचा, आजकल रंगों में मिलावट है, शायद किसी ने उसे केमिकल वाला रंग लगा दिया होगा, इसीलिए ये छूट नहीं रहा है। उसने सोचा 1-2 दिन में ये रंग खुद ही निकल जाएगा। नहाने के बाद जब वो कमरे में आया तो उसका शरीर थोड़ा हल्का लग रहा था, पर कान के पीछे एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद रोहित उठा
और नीचे हॉल में आ गया। सबके साथ डिनर किया, फिर प्लेट्स रखकर चुपचाप वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सोने से पहले जब वो तकिए पर सर रखकर करवट बदल रहा था तो उसने एक बार फिर अपने कान के पीछे झुककर देखा। इस बार उसे ठंड थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी। उस रात रोहित को नींद आने में थोड़ा वक्त लगा। अगली सुबह जब रोहित की आंख देर से खुली तो उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा और उसे सिर भी भारी लग रहा था। उसके कमरे में हल्की रोशनी आ रही थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी। पूरी रात सोने के बावजूद भी रोहित को बिना वजह बहुत थकान महसूस होने लगी। वो बिस्तर पर कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसे एक अजीब सी सुस्ती महसूस हो रही थी जो समझ नहीं आ रही थी। मुंह हाथ धोते वक्त उसने आदत से कान के पीछे देखा तो वो नीला निशान अब भी वहीं था। इस बार वो कल से थोड़ा ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे धुलने के बजाय और उभर कर सामने आ रहा हो। रोहित ने उंगली से हल्का सा महसूस किया। जहाँ रंग था वहाँ इस बार थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। उसने ज़्यादा सोचा नहीं। दिन गुजरता रहा लेकिन रोहित का ध्यान बार बार उस निशान पर चला जाता। कभी बिना वजह वो उसे छू कर देख लेता, फिर खुद को ही समझा देता कि कुछ नहीं है। शाम तक उसकी आंखों में थकान उभर आई थी। वो कम बोल रहा था और अकेला अपने कमरे में बैठा था। रात को बिस्तर पर लेटकर उसने जब आंखें बंद की तो पूरे घर में खामोशी होते हुए भी कहीं कोई आवाज़ बीच बीच में आकर उसकी नींद तोड़ रही थी। कुछ देर बाद रोहित को महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से गुजरा हो। आहट इतनी हल्की थी कि पकड़ में ही नहीं आई। उसने आंखें खोल दी। कमरा वैसा ही था। उसने करवट बदली और दोबारा आंखें बंद कर ली। इस बार नींद तो आई पर गहरी नहीं। इसी बीच रात में अचानक रोहित की आंखें फिर से खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास धीमी आवाज़ में कुछ कह रहा हो। उसे अल्फाज तो समझ नहीं आए, बस एक उदास सा लहजा ज़रूर लगा, जैसे कोई थका हुआ आदमी कुछ कह रहा हो। वो खुद भी इतना थका हुआ था कि बस सोना चाहता था, इसलिए वो इस बात को नज़रअंदाज करके सोने की कोशिश करने लगा। रोहित ने उठकर लाइट्स ऑन कर दी। कमरा बिल्कुल खाली था और खामोश भी। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि उसने किसी को तो बोलते हुए ज़रूर सुना है। उस रात के बाद रोहित को महसूस हुआ जैसे उसकी नींद अब पहले जैसी नहीं रही। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले कान के पीछे देखा तो वो नीला निशान अब भी वहीं था। अब रोहित परेशान हो गया, लेकिन उसने ये बात घर पे किसी से नहीं कही। उसे कान के पीछे कभी बहुत तेज़ ठंड लगती और कभी बिना वजह तेज़ जलन का एहसास होता। उस रात के बाद वो आवाज़ें रुकी नहीं। पहले सिर्फ एहसास होता था, पर अब धीमी फुसफुसाहट साफ महसूस होने लगी थी, जैसे एक नहीं कई आवाज़ें हों और सब बहुत धीरे धीरे एक साथ बोल रही हूँ। रोहित ने पहले खुद को समझाया कि ये थकान है, नींद पूरी ना होने की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन अगले 2 दिन में ही उसकी हालत धीरे धीरे बदतर होने लगी थी। वो कमज़ोर महसूस करता जा रहा था। उसे कुछ खाने का मन नहीं करता था और सबसे ज़्यादा अजीब बात, अब रात होने पर उसे डर ज़्यादा महसूस होने लगा था। जैसे ही अंधेरा होता रोहित को लगता जैसे कोई उसके आसपास है, नज़रों से नहीं पर एहसास से। एक रात अचानक वो उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और उसने अपने कान को अपने दोनों हाथों से दबा लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो।
रोहित की माँ बाहर से दौड़ कर आई। उन्होंने रोहित से पूछा, बेटा रोहित क्या हुआ? बेटा क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? रोहित ने बस इतना कहा, माँ ये लोग माँ बात करते रहते हैं पूरी रात, इन्हें नींद नहीं आती क्या? मुझे सोने नहीं देते हैं ये लोग माँ, मैं परेशान हो गया हूँ, प्लीज इनको बोले कि जाए माँ। माँ इनको बोलो ये जाए। रोहित की माँ परेशानी में इधर उधर देखने लगी, लेकिन उधर कोई नहीं था। अगले ही दिन रोहित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, दवाइयां दी गई और आराम करने को कहा गया। कुछ दिनों में सब ठीक होने लगा। रोहित भी थोड़ा ठीक महसूस करने लगा था, लेकिन फिर एक रात आती है और सब वापस शुरू हो जाता है। इस बीच एक और अजीब बात होने लगी। रोहित के कमरे में अब एक अजीब तरह की बदबू महसूस होने लगी थी। उसकी माँ ने सफाई की, कपड़े बदले और कमरा खोला, पर वो बदबू फिर वापस आ जाती थी। रोहित का बदन धीरे धीरे और कमज़ोर होता जा रहा था। और फिर एक रात रोहित उठकर अपने कमरे के एक कोने की तरफ देखते हुए बोला, माँ ये लोग कह रहे हैं कि ये मुझे लेने आए हैं। और ये बोलते ही वो जोर जोर से रोने लगा। रोहित की माँ ये सुनकर डर गई। इस बार घर वालों ने बिल्कुल देर नहीं की और घर में एक पंडित को बुलाया गया। पंडित घर में घुसते ही चुप हो गया। उसने रोहित को देखा, फिर सीधा रोहित के कान के पीछे वाले निशान पर उनकी नजर टिक गई। कुछ पल तक वो बिना कुछ बोले निशान को देखते रहे। फिर रोहित से पूछा कि ये निशान क्या है। रोहित ने बताया कि होली के दिन ये रंग लगाया था और उसी का ये निशान है। होली को गुजरे अब 2 हफ्ते से भी ऊपर हो गया था और रंग के निशान का ना जाना पंडित को बहुत अटपटा लगा। पंडित ने थोड़ी देर देखने के बाद कहा, ये आम रंग का निशान नहीं लग रहा है। पंडित ने रोहित के पास बैठकर मंत्र पढ़े, पानी छिड़का और कुछ समय तक आंखें बंद करके बैठे रहे। रोहित उस दौरान बहुत बेचैन रहा। कभी आंखें बंद करता, कभी हवा में देखने लगता और कभी बिना बात के बस आंखें भर लेता। कुछ देर बाद पंडित ने परिवार को अलग बुलाया और सबसे कहा, आपके बेटे पर किसी ने कोई जानलेवा क्रिया की है। रंग के साथ शमशान की मिट्टी और मृत व्यक्ति की राख मिलाकर स्पर्श किया गया है। रोहित की माँ ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी। पंडित ने आगे कहा, इस तरह की क्रिया में शरीर नहीं बल्कि जीवन शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, इसलिए ही इस पर किसी दवा का असर नहीं हो रहा। उन्होंने बचने के लिए भी उन लोगों को कुछ उपाय बताए और घर में कुछ दिनों तक पाठ होते रहे, धुआं किया गया, मंत्र चले। कुछ रातों तक रोहित को हल्का आराम महसूस हुआ, आवाज़ें कम हो गई थी, लेकिन निशान वो अब भी वही था। और रोहित की आंखों में एक अजीब सी थकान महसूस होने लगी थी, जैसे वो धीरे धीरे किसी और जगह की आवाज़ों का हिस्सा बनता जा रहा हो। पंडित के उपाय कुछ दिन तक चलते रहे। घर में मंत्र की आवाज़ें, धूप का धुआं और धीमी प्रार्थनाओं का माहौल बना रहा। कुछ रातों तक रोहित थोड़ा शांत दिखा, आवाज़ें कम हो गई थी, उसकी बेचैनी भी जैसे थोड़ी धीमी पड़ गई थी, पर कमज़ोरी नहीं रुकी। रोहित ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता था, चलते हुए थक जाता था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। पंडित कभी कभी फिर आते थे, मंत्र पढ़ते थे और चुप होकर थोड़ी देर रोहित को देखते रहते थे। रोहित की माँ को लगा कि अब जाकर रोहित की हालत में सुधार आ रहा है, सब कुछ वापस ठीक होने लगा है। एक रात रोहित जल्दी सो गया। घर में आम सी खामोशी थी।
सब लोग अपने कमरों में थे, लेकिन किसी को गहरी नींद नहीं आ रही थी। बीच रात एक पल के लिए रोहित ने आंखें खोली, लेकिन इस बार वो ना तो चिल्लाया ना ही कोई आवाज़ की। बस इस बार वो छत की तरफ देखता रहा, जैसे कुछ सुन रहा हो जो बाकी लोग नहीं सुन सकते। फिर उस छत को देखते देखते वो गहरी नींद में सो गया और कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। सुबह जब रोहित की माँ उसे जगाने आई तो रोहित गहरी नींद में सो रहा था। 1 महीने बाद उसे इतनी गहरी नींद आई थी। रोहित की माँ ने उसे फिर आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने उसे थोड़ा ज़ोर से हिलाया और इस बार जिस्म बिल्कुल ढीला होकर एक तरफ झुक गया। होंठों पर एक अजीब सी जमी हुई लकीर थी और आंखें सीधा छत की तरफ ठहरी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरी थकान जम चुकी थी और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसका शरीर इतना सूखा लग रहा था जैसे उसमें से बूंद बूंद कर सारा खून खींच लिया गया हो। चेहरा बेहरकत था, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और कान के पीछे वो नीला निशान अब भी वैसे ही था, ना हल्का ना मिटा हुआ। अंतिम संस्कार के बाद घर में वापस आकर सब चुप थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अचानक ये सब कैसे हो गया। पंडित ने कहा कि इसका बचना मुश्किल ही था। इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इतना सब करने पर भी इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। पता नहीं ऐसा क्या किया गया था इसके ऊपर जो किसी की समझ में नहीं आया। उस बात के बाद किसी ने उस निशान का कोई जिक्र दोबारा कभी नहीं किया। लेकिन अगले साल होली के दिन जब गलियों में फिर से रंग उड़ रहे थे और हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी, रोहित की माँ की नज़र भीड़ में खड़े एक लड़के पर जाकर ठहर गई। उसके हाथ गीले नीले रंग से भरे हुए थे और उस पल रोहित की माँ को रोहित की कही हुई बात याद आई। मरने से पहले रोहित ने उन्हें बताया था कि भीड़ में एक ऐसा ही लड़का उनके पास आया था जिसने बिना कुछ कहे उसके कान के पीछे वो नीला रंग लगा दिया था। वो लड़का कुछ पल तक सीधा उनकी तरफ देखता रहा, फिर भीड़ में धीरे से कहीं गायब हो गया। उसी पल रोहित की माँ को अपने कान के पीछे एक तेज बर्फ जैसी ठंडी सरसराहट महसूस हुई। उनका हाथ तुरंत उस जगह चला गया और उनकी उंगलियों पर गीला नीला रंग लगा हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक कहानी थी या फिर हर साल होली के शोर, रंग और भीड़ के बीच ये रंग चुपचाप किसी न किसी को अपना हिस्सा बना लेता है। और उससे भी ज़्यादा बेचैन कर देने वाली बात यह है कि वो रंग लगाने वाला क्या वाकई एक इंसान था या फिर कुछ ऐसा जो हर साल बस एक चेहरा लेकर भीड़ में नजर आता है और फिर एक नीला निशान छोड़कर गायब हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी कोई कहानी या कोई किस्सा हम तक भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।